आपने मुझे कहा कि आपका नाम मनोहर है, आपके नाम में मनोहर है, लेकिन राजनीति में कहा जाता है मनोहर नहीं होता। उसी समय मुझे एकदम वो बात स्ट्राइक कर गई जब पहली बार आपसे मैं मिला था और मुझे बताया गया कि ऐश्वर्या मिलने आएंगे। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैंने कहा ऐश्वर्या क्या प्रश्न आप उल्टी चुटकी ले रहे हैं। ऐश्वर्या क्या प्रश्न पूछेगी? तो नाम में बहुत कुछ होता है, नाम में बहुत कुछ होता है। लेकिन राजनीति में मनोहर लाल जी, खट्टर साहब, राजनीति में और हरियाणा की राजनीति कहा जाता है इतनी श्रूड राजनीति, इतने दिग्गज 2 या 3 परिवार थे, सिर्फ उन्हीं की राजनीति चलती थी, वो जो कहते थे वो होता था। उसके बीच में अपनी जगह बनाना और ऐसी जगह बनाना कि विपक्ष तो विपक्ष, अपनी पार्टी में भी आपको कई लोगों ने, कई बार आप चाहे ओपनली ना बोले, आज भी बहुत मतलब ऑपोजिशन हुआ, तो तब से लेके आज तक क्या फर्क देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से 1980 में काम शुरू किया था। 80 से लेकर के लगातार 2012-13 तक जी मैंने जो देखा, जो आपका पहला प्रश्न था कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए, बाकी लोग भी सोचते थे, सब करते थे, फिर आपने कहा क्या इस प्रकार के राजनीति नोवेयर टू मुख्यमंत्री आपने स्थान बनाया। तो सही मायने में तो देखा जाए तो राजनीति क्या है, राजनीति का मायना क्या है, जब तक इसको ठीक से समझेंगे नहीं और समझ करके जनहित में क्या है उस ओर चलेंगे नहीं, तब तक ये चीजें करना संभव नहीं है। राजनीति का अर्थ क्या होता था? राजनीति करना माने अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना। हरियाणा में तो यही होता है, अपने आसपास के लोगों के लिए करना। हमने उसको कभी भी जगह नहीं दी। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने ये किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मतलब ऐसे बोलने वाले तो हैं, लेकिन करना किया है आपने? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप कह रहे हैं कि अब हरियाणा में 3, 4, 5 परिवारों के लिए काम नहीं हो रहा? सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप प्लीज दीजिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे परिवार के आखिर जो सोकल परिवार जिसको कहते हैं, कोई भाई हैं, बहनें हैं, उनके परिवार हैं, माता पिता, सब परिवार यही होता है, यहीं तक सीमित रखते हैं। पहली बात तो मैंने इसकी परिभाषा को बदला हुआ है। मैंने परिभाषा बदला कि मेरा परिवार हरियाणा की 2,80,00,000 जनता, ये मेरा परिवार है। और जो परिवार की चिंता वो लोग करते हैं, उस परिवार का कोई सदस्य आज की डेट में मेरा जो परिसर है घर का, उस घर के परिसर में आ नहीं सकता है। अगर उसको आप कह रहे हैं कि आपके परिवार वाले आपका जो मतलब ऑफिशियल रेजिडेंस है उसमें नहीं आ सकते। जनता जहां मैं मिलता हूं, मेरे कैंप ऑफिस में, वहीं आते हैं, वहीं मिलते हैं, उसी लाइन में मिलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको करना बड़ा आसान होता है। तो आपसे तो बहुत नाराज होंगे आपके घर वाले? नहीं, शुरू में नाराज थे, इतना नाराज थे। मुख्यमंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री, मेरे खट्टर साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री आप किसी और प्रदेश के नहीं, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन हरियाणा की जनता का हर व्यक्ति में से आके मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट जो सोकॉल्ड परिवार है, जो बिल्कुल क्लोज दायरा है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट मैं कभी किसी को नहीं दिया। मेरा एक बनोई मेरे मुख्यमंत्री बनते ही उसको वहम हो गया कि मेरा साला जो है मुख्यमंत्री बन गया है। सब अपेक्षाएं शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, भीड़ उसके घर में शुरू हो गई। जब हमें पता लगा तो मैंने उसको समझाया, नहीं समझा, आखिर उसको मानसिक संतुलन खो बैठा। और मानसिक संतुलन खो बैठने के बाद मैंने उसका इलाज कराया और 6 महीने बाद उसको ध्यान में आया कि मैं किसी गलतफहमी में हूँ। 6 महीने बाद सब ठीक हो गया। शुरू में 6 महीने में तकलीफ में रहे वो। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी के लिए फेवर नहीं करेंगे, लेकिन इससे तो आपके कई बहुत करीबी लोग जो आपकी पार्टी में हैं या आपके साथ अलायंस में हैं, वो भी परेशान हो गए होंगे खट्टर साहब? मैंने बताया शुरू में हुआ, जैसे आपने कहा। आज सब समझ गए हैं कि मेरा जीवन या हमारे जो शासन करने का जो अर्थ है मेरा ही नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ। नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के कभी भी हित में नहीं रहे। बल्कि एक बार ऐसा हुआ, एक उदाहरण, कोई एक सज्जन आया कि मुझे काम है, गुजरात का काम है, अगर आप मोदी जी को कह देंगे तो ये हो जाएगा। आप मोदी जी को कह देंगे तो? हाँ। अच्छा, उस समय मुख्यमंत्री नहीं था मैं, वो मुख्यमंत्री थे। मैंने गुजरात भवन से समय लेकर के एक बार वो काम कहा। छूटते उन्होंने कहा कि हम लोग शासन इसलिए कर रहे हैं कि किसी के व्यक्तिगत कामों के पीछे पड़ करके उनके काम कराएंगे। सिस्टम है, उस सिस्टम में जाए, काम हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं। किसी को कठिनाई आती हो सिस्टम में, उस कठिनाई को हर समय दूर करने के लिए सब तैयार है हम यहाँ। सिस्टम में कठिनाई अगर आती है उसको हल करना, उसका अल्टीमेट टारगेट करप्शन को कंट्रोल करना है ना। हरियाणा ने ऐसे काम किए हैं। हमने ह्यूमन इंटरफेस जहाँ करप्शन की जड़ होती है उसको समाप्त किया। तो अगर करप्शन पे ही है तो मैं सोच रहा था वापस आऊंगा इलेक्शन इंटरव्यू के बीच में, लेकिन अभी मैं एक बात, आप सचमुच हरियाणा जैसे राज्य में जहां पे लैंड, देखिए दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लैंड के प्राइसेस बड़ी चीज है, माइनिंग होती है, नारनौल जैसा एरिया है, तो क्या आप सचमुच करप्शन को कंट्रोल कर पाए हैं खट्टर साहब, या सिर्फ दिखाने के लिए 4-5 जो बड़े बड़े चीजें होती थी उनको आपने कंट्रोल कर लिया है और ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि करप्शन हैज बीन कंट्रोल, या सचमुच मनोहर लाल खट्टर ने, मनोहर तरीके से नहीं,
फ्रॉम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यू कंट्रोल करप्शन सर। देखिए, करप्शन एक इतना बड़ा कैंसर है, इतना बड़ा एक फिनोमेना है, सारी दुनिया इससे चिंतित है, जैसे G20 की मैंने बात कही। लेकिन इसको ठीक करने के लिए कोई ओवरनाइट ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको एक दिशा लेनी पड़ेगी कि करप्शन होती क्यों है, उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। उस तरीके, उसमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए तो लॉ की बात हो सकती है, लेकिन बहुत सिटीजन ऐसे होते हैं जो कानून की चिंता नहीं करते, फिर करप्शन करते रहते हैं। खट्टर साहब, ई टेंडरिंग पे बहस चल रही थी विधानसभा में। एक विधायक ने खड़े होकर आपसे कहा, अरे जी करोड़ रुपए लगा के आए हैं, ऐसा मत कीजिए। आप हंस रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उस विधायक का। नहीं, लेकिन खट्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसे ब्रेजनली ओपनली विधानसभा में बात होगी, विधानसभा की बोला जाएगा भाई करोड़ रुपए लगा के आए हैं। ई टेंडरिंग, आपने ई टेंडरिंग करी किस लिए करी? मैंने बताया वो विधानसभा की बात तो नहीं थी, लेकिन किसी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में किसी का नाम लेकर के कहा गया कि उनका जब तो इतना लाखों करोड़ रुपया खर्च करके आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाखों करोड़ रुपया खर्च करके आता है, तो ई टेंडरिंग में उगाही भी तो करेगा ना। ई टेंडरिंग में उसके मंसूबे सफल नहीं हो रहे। साफ बात है। हाँ, साफ बात है। तो जब ई टेंडरिंग नहीं होती तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पूरे करता पैसे। हाँ। पैसे पूरे करने का मतलब है कि करप्शन करता। ई टेंडरिंग हमने लागू की तो करप्शन समाप्त हुई, तो अपने आप आपको सिद्ध हो गया कि ई टेंडरिंग के कारण से बहुत सी चीजें, जो करप्शन की चीजें थी, उनको खत्म करने के लिए हम कर रहे ई हैं। टेंडरिंग से हरियाणा सरकार, आपकी सरकार दृढ़ है ना, हटेगी तो नहीं? बिल्कुल पक्के, मजबूत। और हमने उनसे पूछा है कि आखिर बताइए तो सही, इस ई टेंडरिंग में गलत क्या है? ई टेंडरिंग कोई कुछ बता पाया आपको कि कहाँ ये गलती एक है? ही बात है कि इससे लेट बहुत होंगे काम। हमने काम समय निश्चित करते हैं, इतने दिन में ई टेंडरिंग शुरू हो जाएगी, इतने दिन में टेंडर मिल जाएगा, इतने में काम हो जाएगा, इतने दिन में पेमेंट हो जाएगी। टाइम बाउंड करेंगे हम। छोटा काम उसका कम समय, थोड़ा बड़ा काम और ज्यादा समय, और बड़ा काम उससे ज्यादा समय। जितना फिजिबल समय होगा उससे ज्यादा समय लगाएगा, जो भी कोई लगाएगा उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। खट्टर साहब, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कहा जाता है कि आपके बहुत निकटता, मित्रता, आप जानते थे एक दूसरे को बहुत समय से, और उनको आप पे ट्रस्ट था, भरोसा था। और ये कहा जाता है, और पहले तो मर्मर्स में कहा जाता था, तो खुल के कि भाई इतना पता था कि करप्शन कभी नहीं करेंगे खट्टर साहब, और हरियाणा जैसे प्रदेश में करप्शन ना हो, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, करप्शन ना करने के कई जो उसके विश्वास होते हैं, जो लोगों को होते हैं, उसमें से पहली बात तो यह है कि करप्शन जो है गलत चीज है। इस करप्शन को गलत मैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे मन में पीड़ा है कि इस करप्शन का सबसे ज्यादा जो कोई किसी को कष्ट होता है, कोई इसका जो इसका अफेक्टेड होता है, जनता को होता है। नहीं, जनता में भी कौन सी जनता, बहुत बड़े बड़े लोगों को करप्शन का बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। ये जो सामान्य लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अंत्योदय के जो लोग होते हैं, करप्शन में सबसे ज्यादा ये पिसते हैं। लाइन में खड़े हुए जो आखिरी व्यक्ति, ये सबसे ज्यादा पिसते हैं। एक बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण, आखिर करप्शन करनी किस लिए? करप्शन लोग करते हैं फिर वही बात कि अपने अपने को लाभ पहुंचाने के लिए, अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए। ना तो इसमें मोदी जी, ना उसमें योगी जी, यही हाल मनोहर लाल। किस लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे? करप्शन करने का कोई अर्थ नहीं है। पर क्या ये बात आप अपने विधायकों को समझा पाए, आप अपने सांसदों को समझा पाए? समझाने की बजाय वो सहज सहज अपने आप समझ रहे हैं। जो लोग ये कहा करते थे, तो आप मतलब इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं खट्टर साहब कि इनको समझा नहीं सकता, ये अपने आप समझेंगे? नहीं, समझा सकने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन क्या होता है, वातावरण का असर होता है। देश में 56 साल तक कांग्रेस ने जो कुछ खड़ा किया जी, और ये माना गया कि शायद ये करप्शन ऐसी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक धारणा बन गई थी। धारणा क्या बन गई थी? पॉलिटिकल नेता वो करप्शन करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। नहीं, छवि जब ठीक होगी ना, जब नेता ठीक होंगे। नहीं, वही वही तो ठीक करने की। मैं आपका इंडिकेशन समझ रहा हूँ। हाँ। और काफी सारे डिसीजंस लिए भी गए, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पे होता है, क्योंकि आपको भी सरकार बनाने के लिए इस बार आपको मतलब अलायंस करना पड़ा। अभी आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे कि देखो एक परिवार के लिए होता था, मैं तो अपने परिवार को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में भी नहीं आ पाता। आपकी जेजेपी के साथ अलायंस, देखिए एक फैमिली, देखिए चौटाला, वो आपस में भिड़ गए। हमें वातावरण को ठीक करना होता है। जब वातावरण ठीक हो जाए तो सब लोग साथ मिलकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। देश भर में कभी जनसंघ का जब शासन था, कभी हमारा इतना फैलाव नहीं हुआ था। कांग्रेस के हाथ में राज था, यानी राज माने कांग्रेस, कांग्रेस माने राज, सिनोनिमस होते थे। जैसे कहते ना, पेस्ट माने बिल्कुल बिल्कुल, कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट, दीज टू वर सिनोनिमस। ये पता नहीं कि कोलगेट इज द नेम ऑफ द पेस्ट। ऐसे ही कांग्रेस कांग्रेस इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन लोग क्या कहते थे, शासन माने कांग्रेस, कांग्रेस दूसरा कुछ आ सकता है, ये कभी भरोसा नहीं था। लेकिन जब चेंज आना शुरू हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप ठीक से देश में बना,
तो आज पता लगा लोगों को कि नहीं, जो ठीक करेगा वो राज करेगा, जो ठीक नहीं करेगा उसको बाहर फेंक देंगे। कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, कितनी छोटी छोटी पार्टियां सबको बाहर फेंक दिया। कहीं जो मजबूरी होती है तो उसमें क्या प्राथमिकताएं होती हैं। भाई हमारी प्राथमिकता पहले भी ये रही है, आज भी है कि कांग्रेस को दूर रखना, क्योंकि कांग्रेस ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। जब कांग्रेस को दूर रखना है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो नॉन कांग्रेस पार्टी जो हमारे नजदीक होगी उसके साथ मिलकर चलेंगे। चौटाला पर उस नजदीकियों के चक्कर में क्या हुआ, खट्टर साहब बात करते हैं, लेकिन पहले आप अगर स्थान ग्रहण करें, बैठें, क्योंकि मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस को हटाने के चक्कर में, कांग्रेस को हरियाणा से ताकत से दूर रखने के चक्कर में कहीं मनोहर लाल खट्टर जी ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? बिल्कुल नहीं उस किया। इशू पे बिल्कुल नहीं किया। पिछले 7-8 मिनट से 10 मिनट से आप पुरजोर यही कह रहे हैं कि मतलब ऐश्वर्या करप्शन से जीरो टॉलरेंस। तो कहीं आपने सरकार बनाने के चक्कर में इस बार आपने अपनी कुर्सी के लिए या फिर बीजेपी ने अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आपके जो करीबी हैं वो तो हर बार कह देते हैं भाई हमारा क्या है, झोला उतारा और फिर हम चल देंगे। नहीं, देखिए अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं हटेंगे दूर। हमारे कंधे पर झोला हो ना हो, हम 2 कपड़े में हो, हम 3 कपड़े में हो, जिम्मेवारी मेरा हमारी- मतलब ये था कि आपको कोई आपके बारे में ये नहीं कहा जाता कि आपको कुर्सी से प्रेम है। जिम्मेवारी हमारी पहली, जो जिम्मेवारी मिली है, चाहे वो जनता ने दी है, चाहे हमारी पार्टी ने दी है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। कांग्रेस क्योंकि करप्शन का एक दूसरा नाम है, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, उसको दूर रखने के लिए हमें मान लो जब डेमोक्रेटिक में देखो 51 जो है दैट इज 100, 49 माने 0, जब हमें 51% पर पहुंचने के लिए आवश्यकता रहेगी तो समझौता करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में 2019 में जी हमें जनता ने वोट ज्यादा दिया, हम वी रीच फ्रॉम 34% टू 37%, जी बिल्कुल, लेकिन सीटें 7 कम हो गई, 47 से 40 आ गई। बिल्कुल। मेजोरिटी के लिए 46 चाहिए, फिर 45 चाहिए जी। तब हमें कांग्रेस को छोड़कर के बाकी जो दल हैं इंडिपेंडेंस, उनको साथ लेने का एक विकल्प यही बचा था। उस लेकिन विकल्प में हुड्डा, हमने चुना। भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो कहते हैं जी देखो मनोहर लाल खट्टर आदमी बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं मनोहर लाल चलिए, खट्टर धन्यवाद। आदमी बहुत बढ़िया है। पहले तो हुड्डा जी का धन्यवाद, जो ये कहते हैं मनोहर लाल बढ़िया आदमी है। लेकिन वो ये जब जितनी बार भी वो ये कहते हैं कि करप्शन पे कंट्रोल कर लिया, करप्शन पे कंट्रोल कर लिया, तो वो ये कहते हैं कि चलो मैं उनकी तो मान लेता हूं, लेकिन जरा अपनी जो जिसके साथ सरकार बनाई है उनको तो देख लें। खुले में बोलते हैं। मैंने बताया वो भी कोई करप्शन करेंगे और हमारे काबू से बाहर होंगे, ऐसा नहीं है। अगर करप्शन करने में कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारी अपनी पार्टी का हो, चाहे हमारे सहयोगी पार्टी का हो, कोई भी होगा, उसको चेक करना हमारा काम है। कहने को आपके लिए क्या विपक्ष के नाते हवा कुछ भी बनाते रहे। खट्टर साहब, आपके लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है, सरकार में रहना या फिर करप्शन की तरफ जीरो टॉलरेंस? करप्शन जीरो टॉलरेंस करते हुए सरकार बना के रखना। अगर करप्शन पर समझौता करना पड़ेगा तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि क्लियर पूछ रहा हूं। क्लियर, करप्शन को दूर करना है लेकिन सरकार बना के करना। विपक्ष में शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए सरकार के माध्यम से हम करप्शन को रोक सकते हैं। हमने रोकी है, हमने गैंगस्टर्स के ऊपर नकेल कसी है, हमने जितने ये ड्रग माफिया हैं इसके ऊपर नकेल कसी है, हमने जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं उनको सबको कसा। इवन चाहे वो हमारे अपने पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, अंतर इतना है कि कांग्रेस के लोग कभी भी अपने लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करते थे, कभी भी। बोलना करना अलग बात है, लेकिन हमने उनके वो पकड़े गए, उस समय के पकड़े गए तब करप्शन की, आज के पकड़े गए तब करप्शन की, आईएएस पकड़ा गया तो करप्शन की, आईपीएस पकड़ा गया तो करप्शन की, एचसीएस पकड़ा गया तो हमने कार्रवाई की उसकी करप्शन के खिलाफ जो होनी है। सब कार्रवाई हम कर रहे हैं। खट्टर साहब, आपने कहा विपक्ष में सिर्फ शोर ही मचता है, तो आपकी सरकार जो ई टेंडरिंग पॉलिसी का जो विरोध हो रहा है, आपको पता है अगले साल लोकसभा चुनाव है, उसके ठीक बाद हरियाणा में भी चुनाव आएंगे। आपके लिए देख रहे हैं आप कि किस तरह से ये सरपंचों की जो नाराजगी है ये अगर प्रेसिपिटेट कर गई तो, ये अगर फैल गई तो? देखिए आज के प्रेशर तो आप पे भी होगा समझने। 6220 सरपंच है हरियाणा में। हाँ जी। इस समय जो हमारे पास डाटा है 4570 लोगों ने अपना ई टेंडरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। 4570 पर 2000 नहीं कर रहे हैं ना अभी भी। मैं कह रहा हूँ 1650 भी बाकी हैं। 1650 में से कुछ लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करो। उनका हम पंचायत मंत्री से बात करेंगे, बात करो। अगर आगे भी बातचीत करनी पड़ेगी, संवाद से चीजें हल होती हैं। क्योंकि आपने कहा ना भाई जीतना जरूरी है, विपक्ष में रह के कुछ होगा नहीं ऐश्वर्या। जीतने के बाद लक्ष्य से ओझल नहीं होना है। हाँ, मैं आपका बात समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ। जीतने के लिए इन सबको संभालना पड़ेगा ना। संभालेंगे, ऐसा नहीं कोई दूर चले गए हैं। पहली बात तो यह है कि इस काम से सिर्फ वो सरपंच या उनके बहुत नजदीक के लोग, इसके अलावा कोई नाराज नहीं है। न जनता नाराज है,
ना इसमें जो उनके, और आखिर उनके भी तो विरोधी लोग हैं। एक एक सरपंच के 4-4, 6-6 लोग उनके विरोधी खड़े हैं। सरपंच भी कोई 30-35% से ज्यादा वोट लेके आता नहीं है, लेकिन वो 30-35% भी, और जो उनके बाहर रहे वो भी सब, आम जनता इस बात से प्रसन्न है। एक बहुत महत्वपूर्ण इशू करप्शन है और एक और है लॉ एंड ऑर्डर, और हरियाणा को लेके लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता था कि मतलब हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत थी कि रात छोड़िए शाम को निकलना मुहाल हो जाता था। एक समय ऐसा था, कुछ शहर तो ऐसे थे लोग दोपहर को भी नहीं जाते थे, लोग जाना ही नहीं चाहते थे कुछ शहरों में। आपने कई सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्ट, आपने जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, आपने कई बार डायरेक्ट आपने ऑर्डर्स दिए कि मेरे को ठीक चाहिए। कई रिटायर करके उसके बाद भी आपने, अनिल राव साहब, आपने उनको अपना मतलब एडवाइजर बना के रखा। आपको लगता है कि इन सब चीजों से आप कंट्रोल कर पाए हरियाणा में जो एक लॉलेसनेस की सिचुएशन थी हर चीज को लेके? देखिए, महिला सिक्योरिटी हो, बच्चों की सिक्योरिटी, टारगेट हमारा किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए उस समस्या का 0% एग्जिस्टेंस हो, ये टारगेट तो हो सकता है। लेकिन हम कभी भी ये सोचें कि कोई भी चीज 0% हो जाएगी, उसमें बहुत बड़ा एक समय लगता है, बट उसको कंट्रोल आप कर पाए, चाहे वो करप्शन है और चाहे लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को हमने खूब अच्छे प्रकार से काबू किया हुआ है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के ऊपर हमारी नजर है, उनको भी कैसे रोका जाए इसको हम करेंगे। खट्टर साहब, तो जो अभी राजस्थान में मसला हुआ था भिवानी वाले में, उसमें वो जो मोनू मानेसर है, उसके साथी श्रीकांत पंडित है, उनकी धर्मपत्नी की पिटाई हुई, क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई मामले में। हरियाणा पुलिस की FIR के अलावा, मतलब ये वो सारी चीजें हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल घटना को लेकर के परसेप्शन नहीं, पर ये इतनी बड़ी बन जाती है ना सिचुएशन। मैं उसको, इसकी घटना की निंदा करता हूं मैं, लेकिन उसको ये कहें कि कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, ऐसी स्थिति नहीं है। पर ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है ना। मैं कहता हूँ गलत बनाते हैं ना। आखिर तो हमने किसी दोषी को छोड़ा नहीं है। जो लोग दोषी थे उनको पकड़े गए हैं ना। किसी को सपोर्ट की है कि सरकार ने? सपोर्ट नहीं करते हम। जो दोषी थे उनको पकड़ा भी है। जो जिनके मर्डर हुए हैं उनकी बैक हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, वो क्या थी, आखिर विवाद हुआ क्यों है। तो विवाद की गहराई तक जाने के लिए हमको इन चीजों को सबका साइकोलॉजिकल अध्ययन भी करना पड़ेगा। आखिर गोरक्षा का बहुत बड़ा विषय वहां चलता है। गोरक्षा के खिलाफ इन्हें कानून भी बनाया। गोरक्षा में अगर बाधक बनते हैं तो कुछ लोग बनते हैं, उनके ऊपर भी एक डर का, भय का वातावरण बनना चाहिए कि गोरक्षा का पूरा पालन होना चाहिए, उसके गौ संवर्धन का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर एक प्रोसेस के अंदर ना वो तय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को पुलिस की बजाय कोई अपने हाथ में ले ले। हाँ, ये भी गलत है। तो जिन्होंने अपने हाथ में लिया और ऐसा कोई एक दोष किया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके खिलाफ कोई दोष कोई करता है, दोष तो कई बार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग करते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, लेकिन दोष की जो कार्रवाई करनी है वो सरकार करे। कोई व्यक्ति इंडिविजुअल जो है उसकी ना कार्रवाई ना करे, ऐसा हमारा कहना। आपने हिस्ट्री शीटर्स की बात किया, पानी पीना चाहेंगे? क्योंकि लेट्स नाउ एड्रेस द डायनासोर इन द रूम, यानी जो सबसे वो कहा जाता है आपने हिस्ट्री शीटर्स, बाबा राम रहे। लोग कहते हैं ना, मतलब आरोप है, आरोप नहीं, सिद्ध हो गया आरोप। उसके बाद भी आपकी सरकार कोर्ट में जाके कहती है कि वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं, कोर्ट में आपकी सरकार कहती है कि वो कोई सीरियल ऑफेंडर नहीं है, वो कोई सीरियल किलर नहीं। और आपके विधायक, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने कहा कि आप सुधार रहे हो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कांग्रेस के विधायक क्यों जाते हैं उनके पास, कांग्रेस के काउंसलर क्यों जाते हैं, कांग्रेस के नेता क्यों जाते हैं, जेजेपी के नेता क्यों जाते हैं। मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि बीजेपी के क्यों जाते हैं आपके होते हुए, जब उनके पास आप हैं, जब आप ये भी आपके पास इतना समय है कि आप उन्हें ये तक समझाने को तैयार हैं कि ज्यादा पैसा आए तो बर्बाद ना करो। जो अलग अलग, तो क्या उनसा वो क्या है, लव चार्जर बाबा के पास जाते हैं? मैं क्या करूं, जहां तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। मैं आपसे मुख्यमंत्री के तौर पे पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री नाते वो उनका काम नहीं है। तो आपकी सरकार फिर कैसे कहे? मैं क्या करूं, वो कोई सरकारी काम के कारण से वहां जाते, ऐसा नहीं है। अगर कोई सरकार के काम के कारण से उनसे कोई लाभ उठाने जाते हो, तब तो मैं कहूं कि भैया सरकार के काम के लिए। खट्टर साहब, ये आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत आस्था कोई किसी की है, कहीं भी है, बिल्कुल है, ठीक है। बहुत लोग मेरी कुछ हो सकती है, आपकी कुछ हो सकती है। वो किसी अच्छे आदमी, दिखने वाला अच्छा आदमी, उसके प्रति भी हो सकती है, बिल्कुल। दिखने वाला खराब है, उसकी भी हो सकती है। और ये समाज में चल रहा है, बहुत चल रहा है। कोई अकेले ये राम रहीम एक नहीं है, सैकड़ों हैं जिनके ऊपर लोग तो ऐसे अंधविश्वासी भी हैं, बिल्कुल है, राजनीति में आते हैं।
भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, फिर भी राजनीति और राजनेता बैठते हैं उनके सामने, कई ऐसे हैं। तो इसलिए ये सब व्यक्तिगत लेकिन विषय है। कोर्ट से सजा मिली हुई व्यक्ति को मैं कहता हूँ ये जेल के प्रक्रिया से मिलती है। वो एक आपसे अलग कई विषय बार है। सवाल पूछा गया, आपने कहा देखो हमारी सरकार का इससे कोई मतलब नहीं कोई है, नहीं है। पेरोल दिया जाता है। लेकिन फिर आपकी सरकार कोर्ट में ये कैसे कह सकती है? देखिए, कोर्ट में जो विषय आया था कि ये कैदी जो है, ये शब्द कौन सा प्रयोग किया था, ये क्रिमिनल हार्ड क्रिमिनल है कि नहीं है। हार्ड क्रिमिनल की वहां एक परिभाषा दी हुई है। रेपिस्ट हार्ड क्रिमिनल नहीं होता? मुझे नहीं मालूम है कि क्या परिभाषा मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ, परे भाषा छोड़ देते हैं एक मिनट के मैं उस कानून की उस चीज की व्याख्या में ना मैं गया ना मुझे जाना है। ये कानून का काम, कोर्ट का काम है, वकीलों का काम है। कोर्ट और वकीलों ने बहस कर ली खूब। निर्णय देने वाला कोर्ट है, वकील नहीं है। वकील ने कोई बहस अगर की है तो किसी किताब में से देख के की होगी। हार्ड क्रिमिनल कौन होता है ये वकील जाने और कोर्ट जाने। खट्टर साहब, जब ये तो कोर्ट आप ने भी- ये निर्णय दे दिया, नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने अगर ये निर्णय दे दिया कि हाँ ये बेल का अधिकारी है, तो है। मैं बेल पे बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो उसी मैं लीगल प्रोसेस पे मैं बात। चर्चा वही थी कि इसको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं। आपने कहा मुख्यमंत्री के तौर पे मैंने उस पर इंटरफेयर नहीं किया, जो लीगल प्रोसेस है वो हो रहा है। मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं। रेप के चार्ज में एक्यूज अंदर जेल में सीबीआई को, मनोहर लाल खट्टर का पर्सनल व्यू क्या है? क्लैरिटी आनी चाहिए खट्टर साहब। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं तब तक मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। मैं क्लियर हूं। आपने फिर बाईलेन ले ली। कमाल है, मेरा जो सत्ता है, करप्शन वो पे तो सत्ता आप क्लियर थे। जो- नहीं, करप्शन वो पे भी- आपने बोला ऐश्वर्या वो भी- कोई मतलब नहीं, वो भी कोई हो मुख्यमंत्री का ही- बर्दाश्त नहीं करूंगा। करप्शन पर भी मुख्यमंत्री का ही जो विचार है वो ही है मेरा। वो तो आपका पर्सनल भी होना चाहिए। नहीं पर्सनल क्या, जब मुख्यमंत्री का पर्सनल एक ही होता है। आपका- आज मैं मुख्यमंत्री हूं, जिस दिन मुझे अगर चेंज करने का कोई अवसर आएगा तो मुख्यमंत्री नहीं होगा तो चेंज करने की बात आएगी, करूंगा। नहीं करने की बात तो हो सकता है वो भी वही हो। सेम है कि नहीं है, ये तो हमारी चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा जब आप ये है कि देखते हैं- एज मुख्यमंत्री मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मेरा और दायित्व जब आप है। देखते हैं अपने राज्य में इस तरीके की चीजें होती हुई, जनता, इसी जनता के पास आप जाते हैं वोट मांगने, सारे नेता इसी जनता के पास वोट जाते हैं। जनता जनार्दन, जनता कहा जाता है, जनता इज सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम। पर जब आप देखते हैं, क्योंकि अभी मैं टेक्नोलॉजी पे आता हूं कि मतलब हरियाणा को बहुत ये कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य, टेक्नोलॉजी में आ रहा हूं, लेकिन जब आप अपनी ही जनता को देखते हैं ऐसे लोगों के पास जाते हुए, ऐसे लोगों की तरफ जाते हुए जो कि लॉ ने, उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने बेल दी है, उसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है, और बहुत ही जघन्य अपराध के लिए खट्टर साहब, मैं कह रहा हूं बहुत ही जघन्य अपराध के लिए। जो अपराध है उसकी सजा मिली हुई है, और शायद 10 साल नहीं 20 साल की मिली हुई है। जी खट्टर, लेकिन जो कैदी होता है पैरोल निरपराधी को नहीं मिलता। मैं पेरोल की बात ही नहीं कर रहा खट्टर और साहब। क्या विषय है? विषय तो वही है। मैं ये कह रहा हूं, जब आप देखते हैं अपनी जनता को, अपने ही प्रदेश की जनता को ऐसे लोगों पे भरोसा करते हुए, तो आपको कैसा फील आता है? आई एम टॉकिंग मॉरली ऑल्सो। मैं हर चीज राजनीति के तौर पे नहीं कर रहा। देखिए, आप कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, ये आपने खुद माना। आप अपनी जिंदगी के एक मेजोरिटी ऑफ द पीरियड में आपने सोशल वर्क किया है। आप जनता के बीच में रहते थे, आप जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जो भी आपका प्रणाली होती हो। आप जब उसे मॉरली देखते हैं कि इसी प्रदेश की जनता के लिए मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूं, हर शनिवार शाम को आप 5 बजे लोगों से 20-20, 25-25 हजार लोगों से बात करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि ऐसी यही जनता, यही लोग ऐसे लोगों के पीछे जाती है जो कि कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया हुआ है। मैंने पहले बताया, व्यक्तिगत आस्था जिसकी होती है उसमें मेरा कोई राइट नहीं है किसी को व्यक्तिगत आस्था में रोकूं। मैं आगे बात सुनिए, रोकूं। जी बताइए। हाँ, please। कोई व्यक्ति कहीं जाता है, जाने के बाद वहां से कुछ उसको शिक्षा मिलती है, वहां से कुछ लेके आता है, वहां से उसकी कोई भूख मिटती है, और परिणाम स्वरूप यदि कोई वो व्यक्ति अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड आके बाहर काम करता है, उसके कारण से वहां मैं उसको चेक करूंगा। अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर के सीखता है कि आप अपने मोहल्ले की सफाई करो, आप अपने शहर की सफाई करो, और वो आके सफाई में लग जाता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वहां से कुछ सीख के आता है, कोई क्राइम करने की कला सीख के आता है और आगे क्राइम करता है, एक दिन में नहीं छोड़ेंगे। कौन व्यक्ति क्या करता है, मेरा काम उतना है। कौन व्यक्ति वहां क्या सीख के आता है, हाँ, सीखने की जो कोई स्थान होता है, वहां अगर गलत गतिविधि है उसको चेक करेगी सरकार। अगर उस गतिविधि में कोई इमोरल काम कहीं आज हो रहा है, उसको हम चेक करेंगे। ये कहा जाता है खट्टर साहब, इसलिए क्योंकि पता है टेक्नोलॉजी, आप इतने सारी चीजें करें करप्शन के खिलाफ, ये आपके प्रतिद्वंदी भी ये कहते हैं कि भाई ठीक है बीजेपी से हमारी टक्कर है, लेकिन करप्शन पे जो मनोहर लाल कर रहे हैं ना, वो यार वो तो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो तो ये नहीं कर पाए, वो कहते हैं। लेकिन फिर क्यों ऐसा मनोहर लाल जी, खट्टर साहब, क्यों? क्योंकि सिर्फ इन बाबाओं के पास एक वोट बेस है, और ऐसे रेपिस्ट जो मतलब रेप एक्यूज, उनके पास एक वोट बेस है। हजारों लोग उनके पास जाते हैं। आपने भी माना कि उनकी पर्सनल आस्था है, वो जाते हैं।
लाखों लोग हैं, इसीलिए कोई राजनेता और आप जैसा राजनेता भी उनके खिलाफ बोलेगा नहीं, उन पे कोई टिप्पणी नहीं देगा, क्योंकि उनके पास एक वोट बेस है। क्या ये एक रियलिटी है हिंदुस्तान मैं की क्या कह रहा हूं? अक्रॉस ऑल स्टेट? देखिए, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा। चैप्टर एक हो जाए कंप्लीट, जो चैप्टर बंद हो जाए, उस चैप्टर को खोलने का कोई लाभ है क्या? आखिर जो दोष उन्होंने किए, जो गलतियां उन्होंने की हुई हैं, कोर्ट ने सजा दी है ना। हमने कभी नहीं कहा, आपने भी कहा ना कि कई बाबा तो अंधविश्वास भी फैला रहे हैं। मैं तो सबके लिए पूछ रहा हूं। नहीं, कोई अगर इस प्रकार की गलत एक्शन कोई करेगा, कोई गलत एक्शन करे, हम चेक करेंगे ना। अगर कोई आदमी व्यक्तिगत आस्था में कोई आदमी चला जाता है, पहाड़ पर चला जाता है, बैठ जाता है, अकेले में बैठ जाता है और कोई सोचता रहता है, पूजा करता है, कुछ भी किसी की उनके लिए तो साधना मैं करता बोल ही है। नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं, अगर कोई आदमी वहां जाकर के गलत काम करेंगे, हम उसको चेक करेंगे ना। हमें तो उनके एक्शंस पर ध्यान करना है कि एक्शन क्या कर रहे हैं, वो सीख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। हाँ, यह प्रत्यक्ष हमको शिकायत मिलती है कि जो आदमी बता रहा है, सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी गलत हो रहा है। वो जो पहले गलत हुआ उसकी सजा मिल गई। आज अगर कोई गलत हो रहा होगा तो आज उसी को चेक कर लेंगे। हरियाणा की जमीन पर हो रहा होगा तो कर लेंगे। अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा खट्टर साहब। मेरे हिसाब से वहां की कोई शिकायत हमको नहीं मिल रही है। वो अगर वहां प्रवचन करते हैं, क्या प्रवचन करते हैं, उसमें कोई गलत प्रकार की कोई विषय आ जाए हमारे पास, कोई उसकी रिकॉर्डिंग आ जाए, हम उसको चेक करा लेंगे। अभी हमको इस समय उनको सजा होने के बाद हमें उस जगह का कोई ऐसी गलत चीज हमको नहीं मिली है। सजा हुई है, कोर्ट ने की, सजा पूरी करेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं पूरी करेंगे तो अंदर बैठेंगे। ओके, हमें उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक। एक चीज आपके नेबरिंग स्टेट में हो रही है। एक व्यक्ति अचानक विदेश से आता है, उसका नाम है अमृतपाल सिंह। उसका असर कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है, फिर मेरे को टेक्नोलॉजी में वापस आना पड़ेगा, उसका असर आपके स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पे भी पड़ने लगा है धीरे धीरे। ठीक है। हमने देखा, मैं शहर का नाम भूल रहा हूं, वहां गुरुद्वारे में तरन तलवारें चल गई। वहां पे आप इस पूरी प्रकरण को कैसे देख रहे हैं खट्टर साहब? क्योंकि पंजाब की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। पंजाब में लॉलेसनेस इस कदर हो गई है कि पुलिस स्टेशन में उसके आदमी अमृतपाल को छुड़ाने के लिए अमृतपाल के आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस स्टेशन से बाहर। और इसका जो ट्रिकलिंग इफेक्ट है, जिसे रिवर्बरेटिंग असर कहते हैं, वो असर हरियाणा पे भी पड़ने लगा है धीरे धीरे। देखिए, बहुत ही ये सीरियस बात है, भयंकर एक चिंताजनक बात है ये, कि पड़ोस के प्रदेश में जिस प्रकार की गतिविधियां आज से 30 साल पहले, बल्कि 35 साल पहले 80s में जो शुरू हुई थी, उसका कहीं ना कहीं देखने को आज भी असर मिल रहा है। बहुत ही चिंताजनक बात है, और खासकर जब पड़ोस के प्रदेश में हो तो हमारी चिंता है। उसके थोड़ी थोड़ी ऑफशूट्स कहीं कहीं हमें सुनने को, देखने को मिलती हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर हरियाणा के किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हरियाणा किसी व्हीकल का नाम आ जाता जी है। कई जगह है, कई जगह। एक आध जगह तो वहां के जो हथियार मिले हैं वो हरियाणा की धरती पर मिले हैं। एब्सोल्युटली। हमने पुलिस को सारी जानकारी हमारी हैं और हमने पूरी छूट दे रखी है कि इस प्रकार के व्यक्ति को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। हरियाणा की धरती पर हम सब एक्शन लेंगे, लेकिन पंजाब की धरती पर एक्शन लेना हमारा काम है नहीं। हाँ, पंजाब की घटनाओं पर पूरा ध्यान केंद्र सरकार का भी है। पंजाब की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस विषय में मैं टिप्पणी इसलिए करूंगा नहीं। आप टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन क्या है ना खट्टर साहब, दोनों का कैपिटल एक है, चंडीगढ़ कॉमन सिटी है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पोरस बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब के बीच। कई जगह पोरस बॉर्डर है, वहां से आदमी कुछ करके आता है, यहाँ आ जाता है। वहां जो होता है उसका एक डायरेक्ट रिलीजियस असर भी यहाँ पे है, आप समझ रहे हैं। आपने खुद शहर का नाम बताया, मैं तो भूल गया था। तो क्या है खट्टर साहब, जो वहां हो रहा है, अमृतपाल सिंह इज ए वेरी नेगेटिव फिनोमिनन काय के तौर पे एक वो मतलब वो हो रहा है, मतलब उजागर हो रहा है। और ऐसा नहीं अचानक, अच्छा खासा विदेश में पढ़ता हुआ लड़का था, अचानक इंडिया आया और अचानक ये सब शुरू हो गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट इस कदर कि छोटे छोटे हरियाणा में मैं बता रहा हूं 8 से 10 जगह पिछले 1.5 से 2 महीने में छोटी छोटी सभाएं हुई हैं। छोटी सभाएं आपके पास, आपके आईबी ने रिपोर्ट किया होगा, मित्तल साहब ने आपको बताया होगा, पता मुझे, सब आपके पास रिपोर्ट आती है, डेली आती है, मेरे को पता है। अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं तो आपको पता है। तो ये हो रहा है और ये प्रेसिपिटेट करने लगा है। तो आप ये बोलेंगे कि क्योंकि पड़ोस का राज्य है, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, आम आदमी पार्टी है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, राजनीतिक फाइट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे चलेगा ऐसे खट्टर साहब? मैंने कहा चिंताजनक विषय है और उनको तुरंत इसको काबू करना चाहिए, पर कर नहीं रहे ना। नहीं, अब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर भी मैं इसलिए क्योंकि हम तो उसको डे टू डे नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो अगर उसके खिलाफ हरियाणा में केस होगा तो आप एक्ट करेंगे? है ना, बिल्कुल करेंगे ना। स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्टली लैंड ऑर्डर, सबसे कड़े से कड़ा। स्टेट का लैंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना ही हमारा काम है। हरियाणा में कोई घटना होगी तुम छोड़ेंगे नहीं।
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां कैसे अलाउ हो सकती हैं? मैं तो कह रहा हूं, आपको लगता है कोई भी राज्य? इसमें मुझे लगता है कि क्योंकि मुख्य रूप से केंद्र सरकार को जरूर इसकी जानकारी है भी, होगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो जरूर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आईबी है, स्टेट की सीआईडीज होती हैं, वहां की आईबी है, वहां की बाकी सारी चीजें भी हैं। मैं एक बात तो कह सकता हूं कि अब देश में उस प्रकार की स्थिति किसी प्रदेश में नहीं होगी जो 80s में 90s में पंजाब और जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। और अगर जम्मू कश्मीर में एक चुटकी से प्रधानमंत्री जी व्यवस्थाओं को ठीक करा सकते हैं, 370 खत्म हो सकती है, इतने बड़े बड़े इश्यूज, राम जन्मभूमि का विषय यूं हो सकता है जैसे इतने बड़े बड़े इश्यूज को प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी या देश की जो सब ऐसी जो एजेंसीज ताकतें सब मिलकर के उनको ठीक करने में लगी हैं। पंजाब में कोई उस सीमा से आगे बढ़ जाएगा विषय, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, सावधान रहना जरूरी है। पंजाब सरकार अगर उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ेगी तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हाँ, केंद्र सरकार सहयोग करेगी, और पंजाब सरकार अगर उसके विपरीत चल पड़ेगी तो केंद्र सरकार एक्शन लेने में भी हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आखिर तो कुल मिलाकर के एक प्रदेश में देश विरोधी बातें हो रही हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस प्रदेश के राजनेता चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और देश देख रहा है, जनता देख रही है, लोग परेशान हैं कि ये कैसी सिचुएशन दोबारा बन रही है। और बॉर्डर स्टेट है खट्टर साहब। एक बार मान साहब का इंटरव्यू कर लीजिए। मान साहब से तो एक बार नहीं, 4 बार 10 बार पूछना कि भाई ये हो क्या रहा है, उनको बताना चाहिए, आप कैसे हो रहा है, बताना चाहिए। और एक और जिसपे मैं आपकी अगर वो थोड़ा बहुत करप्शन वाले मामले में से थोड़ा दूर हो जाए, बच करके निकल जाए, तो फिर अब आपने बैकहैंड दिया उनको, अब आपने बैकहैंड दिया उनको, बैकहैंड दिया अब आपने उनको। नहीं, हमने कुछ नहीं, हमने तो जो वास्तविकता है वो सब कर रहे हैं, और सीबीआई उसको देख रही है सारी चीज को। लेकिन खट्टर साहब, एक और चीज जो आपके 2 पड़ोसी राज्य और 2 दूसरे गैर जो कांग्रेसी शासित राज्य हैं, वहां पे ये जो नेशनल पेंशन स्कीम की जो बात थी, उन्होंने एनपीएस हटा के ओपीएस ले आए हैं, और हमने देखा कि मतलब हिमाचल प्रदेश में वो उसी वजह से जीते। मैं थोड़ा हरियाणा से थोड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव भी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता है, मल्टीपल टाइम सीएम है, अभी छत्तीसगढ़ होना है, मध्य प्रदेश होना है, राजस्थान होना है, कर्नाटक होना है, लेकिन जैसे ही सेंट्रल इंडिया आएंगे तो आपको लगता है ये ओल्ड पेंशन स्कीम, और हरियाणा के लिए भी, क्योंकि 24 आ गया, 24 के बाद हरियाणा में दोबारा इलेक्शन है, आपको लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा इशू बनेगी? क्योंकि वेटरन्स देखिए, बहुत सारे लोग आपके राज्य से भी जा रहे हैं। पहली बात तो समझने की ये है जी कि आखिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लाया कौन? जी, ये कांग्रेस के शासन में आई है। हाँ, हमने अगर सुना होगा तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक इकोनॉमिस्ट भी अच्छे हैं वो, प्रधानमंत्री जब थे तो उनका भाषण 2006 का पार्लियामेंट का सुना है मैंने, सुना है जी, उसमें उन्होंने इसकी वकालत की है कि नहीं पेंशन स्कीम आनी चाहिए, बिल्कुल की है, एनपीएस की बात की है उन्होंने। नहीं चलेगा ये। अब आकर के वो यूटर्न लेकर के, और उनकी कुछ स्टेट्स, क्योंकि कांग्रेस की स्टेट्स ने मुख्य रूप से इस विषय को शुरू किया, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, राजस्थान ने शुरू किया, अब पंजाब ने भी उसी लाइन में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है। अभी आगे उसको न्यू पेंशन स्कीम को लागू कैसे करेंगे या कैसे उसका पेमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इतने सालों का 2004 से लेकर के और 2022 तक वो पैसा जो बना हुआ है, फंड बना हुआ है, उस फंड के अंदर सारा पैसा इन लोगों का चला गया है। 16 साल का पैसा गया हुआ है, वहां से वो पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा? मेरा कहना है कि ये विषय ऐसा कोई एक स्टेट अपने आप में सोच करके कुछ कर लेगी, मुझे इसमें संभावना कम लगती है। इसके ऊपर चर्चा करनी है तो सारे देश के लोगों को बैठ करके करनी चाहिए। पर हिमाचल में तो कांग्रेस ने किया ना, और कांग्रेस जीत भी गई। तो एक अलग विषय है, हम इसको पॉलिटिकल लेवल पर नहीं देखते हैं। हर चीज पॉलिटिकल तराजू पर नहीं तोलनी चाहिए। पॉलिटिकल तराजू पर तोलने वाले लोग केवल 5 साल का सोचते हैं, लेकिन जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो अगले 25 साल का सोचते हैं। आखिर एक स्पोक्स पर्सन अभी पॉलिटिकल आदमी को विचार करना चाहिए। अगर उस प्रकार से विचार नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम अपनी अगली पीढ़ी के हितैषी नहीं है। तो फिर यूसीसी पे मनोहर लाल खट्टर का क्या व्यू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। कई मतलब कोई मतलब एम्बिगुइटी नहीं, क्योंकि जितने क्लैरिटी से आपने कहा ईश्वर होना चाहिए। कारण क्या है कि आखिर एक देश की जनता, अगर सिविल कोड अगर एक नहीं होगा तो ये विवाद के विषय बने रहेंगे। कोई एक समय था जब लोग उस समय अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से या सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग तरीके से अपने कानून बनाते थे, अलग तरीके से रहते थे। अब तो जिस देश में जैसा एक वहां की सांस्कृतिक एक मर्यादाएं हैं, जो एक इतिहास है,
उन सांस्कृतिक मान्यताओं के हिसाब से कोई ना कोई एक सिविल कोड अगर बनेगा तो लोग सुखी रहेंगे, आपस में टकराव कम होते हैं। एक दूसरे की मान्यता अलग अलग होने से हम सम्मान तो करते हैं एक दूसरे की मान्यता, लेकिन अलग अलग होने से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। अगर मान्यता एक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मनोहर लाल खट्टर क्लियरली कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो अभी आप पंजाब में बात कर रहे थे, वो तो आपके राज्य में भी जमीन तलाश रही। उन्होंने अपना मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार से शुरू किया। कहीं से शुरू कर लें, उनकी जमीन आपको लगता है टक्कर नहीं है आपके लिए? मैं कहता हूँ जमीन ही नहीं है उनके पास यहाँ। वो तो कहते हैं हरियाणा उनके लिए सबसे पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड है। मैं कह रहा हूँ उनके पास जमीन ही नहीं है यहाँ। खट्टर साहब फर्टाइल क्या, वो जमीन है ही नहीं। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड। फर्टाइल और बैरन की बात तो बाद में है, अभी उनकी जमीन है ही नहीं है। वो कह रहे हैं पंजाब के बारे में भी ऐसे ही कहते थे, देखो क्या कर दिया। अभी देख लिया ना, कब से लगे हुए वो आज से थोड़ी लगे हैं। वो तो हमारे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, स्थानीय निकाय के, शहरों के, गांव के, पंचायत के, जिला परिषद के, नगर पालिकाओं के, हरियाणा में आपके हिसाब से उनके पास कोई जगह नहीं? कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में जनता बड़ी स्वाभिमानी जनता है। जिस प्रकार के नारे वो देते हैं उस प्रकार के नारों पर हरियाणा की जनता। किस प्रकार के नारे खट्टर साहब? नारे ये मोहत दे दो, रेवड़ियां बांट दो, ये दे दो, वो दे दो। यहाँ की जनता स्वाभिमानी है, कमा के खाना जानती है। यहाँ अपने 10 नाखून की कमाई के ऊपर उनका भरोसा है, पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और हम उनको वैसा करने का अवसर दे रहे हैं। अब आपको पता है कि हमने सब परिवारों की पहचान कर ली है, कौन परिवार कहाँ खड़ा है, उस परिवार को किस चीज की आवश्यकता है, रोजगार चाहिए तो क्या रोजगार चाहिए। पिछले दिनों में हमने उन लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, हमसे पूछते हैं आप इनकम बढ़ाना चाहते हो, मुफ्त लेना चाहते हो? कहते हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं, मुफ्त की कोई विश्वास नहीं हमारा। ये हरियाणा की जनता से मैं ओपनली पूछा, मैंने कई सभाओं में पूछा कि हमारी कमाई बढ़ जाए तो हम मुफ्त क्यों लेंगे हम? वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। आप कहते हो कि उन्हें फ्री की बिजली, फ्री का पानी नहीं चाहिए। वैसे भी आजकल दिल्ली में तो फ्री का बिजली पानी देने गए थे, फ्री की दारू दे आए। फंस गए ना, तभी जेल की हवा भी तो अभी खा रहे हैं। इसलिए सिस्टम को बना के रखना। आखिर हम किसी को देने के लिए किसी की जेब से निकाल रहे हैं, किसी की जेब से निकाल करके तब दूसरे को दिया जाता है। हर आदमी जो है ये हाथ करे, ये कोई अच्छा संस्कार नहीं है। कुछ आदमियों का ये भी देना चाहिए। तो इसलिए समाज के अंदर परिवर्तन करना ये भी सरकारों का काम होता है। समाज में गलत ट्रेंड चलाना ये सरकारों का काम नहीं। खट्टर साहब, जैसे आपने कहा ना कि जीत के आना पड़ेगा तभी करेंगे, तो मतलब आम आदमी पार्टी प्लेयर नहीं होगी, ये आप क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर हूं मैं। और आप जेजेपी से अपना संबंध रखेंगे जारी? देखिए ये रणनीति के विषय होते हैं, और रणनीति का विषय कोई। आप कंफर्टेबल हैं? लेट मी रीफ्रेज इट। आप जेजेपी के साथ, चौटाला जी के साथ, जो यंग चौटाला है, दुष्यंत चौटाला, आप कंफर्टेबल हैं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आज के साथी नहीं है, हम पिछले 30-40 साल के साथी हैं। कैसे? चौधरी देवीलाल जी एनडीए में थे, ठीक है, चौटाला में चलते रहे, और हम हरियाणा में तो लगातार उनके साथ चलते रहे। चाहे चौधरी देवीलाल हो, सपोर्ट किया हमने, ओमप्रकाश चौटाला को भी बाहर से सपोर्ट किया। बाद में ठीक है, एक बार उनसे नहीं बना तो फिर मंझीलाल की पार्टी के साथ शामिल भी हुए। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जी शासन करने के लिए जो एडजस्टमेंट पहले होती रही है, उसमें ये अलग बात है कि पहले वो बड़ी पार्टी के नाते थे, हम छोटी पार्टी के नाते होते थे। आज हम बड़ी पार्टी के नाते हैं, वो छोटी पार्टी के नाते हैं, और कोई जरूरी नहीं होता कि मेजोरिटी हो जाए तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। 1987 में जब चुनाव हुए, चौधरी देवीलाल जी, डॉक्टर मंगल सैन जी ने मिलकर के जल युद्ध आंदोलन चलाया। उस समय कुल मिलाकर के हरियाणा में दोनों पार्टियों की 80 सीटें आई थी जी, मेजोरिटी 45 की चाहिए जी। हम तो 18 थे, 62 सीटें चौधरी देवीलाल जी के साथ थे। फिर भी हम लोग पार्टी यानी सरकार में शामिल रहे 2091 तक। 4 साल तक इकट्ठे मिलकर सरकार चलाई, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चौधरी देवीलाल जी के साथ थी। आपने हुड्डा साहब के ऊपर बोला, लेकिन राहुल गांधी की ये जो सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा थी ना, वो हरियाणा में भी उन्होंने पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होकर गुजरी। करनाल तो आपका विधानसभा क्षेत्र भी, उससे पहले नूह में भी आई थी। नूह में भी यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, फेज थे उनके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका भी आपके हिसाब से कोई असर नहीं? ठीक है, देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने सालों से देश में एग्जिस्ट कर रही है तो उनके कार्यकर्ता तो सब जगह होंगे ही, और कार्यकर्ता और कुछ वहाँ के स्थानीय लोग अगर थोड़ा बहुत किसी नेता को देखने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मैं भी छोटा सा था, आपको देखने के लिए भी जाते हैं? नहीं, मैं सब छोटा, आप मॉडेस्ट मत होइए, मैंने देखा आपकी सभाओं में भी, मैं छोटा, आपको भी देखने आते हैं लोग। छोटा था तो अपने गांव से स्पेशली चल करके और रोहतक में जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए आया था। उस समय हमें समझ नहीं थी भी कोई भाषण होता है और उसका कुछ समझना होता है। आप सिर्फ नेहरू जी को देखने के लिए मैं आया था। ये 1963 की बात, 62-63 की। हाँ, देश का जब ये 62 में चाइना का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद की बातें हैं ये, तो देखने के लिए आते हैं।
मानो ऐसा 10-20 हजार लोग अगर इस प्रकार के पार्टिसिपेशन होते जी। हैं और 10-20 हजार लोग ऐसे लगते हैं कि जैसे मतलब बहुत बड़ा हो गया हो। मेरे को पता है समय समाप्त हो रहा है। एक आखिरी सवाल ये कि अब 24 के इलेक्शन से पहले एक जो सवाल ये था कि ये जो किसान आंदोलन है ना, ये तो अभी तो शांत हो गया, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं कुछ कुछ होता रहता है। आपको लगता है कि आपने और केंद्र सरकार ने इसको हैंडल कर लिया है कि 24 से पहले फिर विपक्ष पीछे से आके इसको उठाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, विपक्ष करता है, करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पर आप इसको टैकल कर पाएंगे कि नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी। क्योंकि पिछली बार तो नहीं हो पाया था, खट्टर साहब आउट ऑफ बाउंड हो गया था। नहीं, वो देखिए वो विषय दूसरा था और उसमें क्या है कि एक जो कानून बनाए गए उसमें बहकावे में जो किसान आ गए, उन्होंने ना तो वो अध्ययन करने लायक था उनमें से कोई कि हाँ ये कानून का क्या असर होने वाला है जी। बल्कि आज जब कानून सब लागू नहीं हुए तो एक आध जगह पर किसान अब समझने लग गए कि ये किसान कानून तो बड़े बड़े फायदे के थे। लेकिन चूंकि ये जो यूनियनिज्म होता ना, ये यूनियनिज्म में जो इसके मेंबर होते हैं, जो प्रभावित होते हैं, वो सब चीजों को सोच के नहीं करते हैं। वो तो ये ना कि हमारे नेता ने कह दिया, अब नेता ने कह दिया तो इसके पीछे चलो। अब ये एक है पर्सनैलिटी कल्ट समाज में बना हुआ है, आइडियोलिज्म जिसको। बट आप इसको हैंडल कर पाएंगे 24 से पहले? हमने किए हैं, सारी चीजें की है हमने, अभी भी करेंगे। आखिर इतने बड़े बड़े पिछली बार के 3 बड़े बड़े मुद्दे वो हमने कर लिए। राम रहीम हमने कर लिया, रामपाल हमने कर लिया, जाट आरक्षण हमने कर लिया। हाँ, राम रहीम रामपाल दोनों। और जाट आरक्षण वही 2016 का था, पिछला 2016 वो कोई कम नहीं था। नहीं, उसमें तो विपक्ष से ज्यादा आपको आपकी अपनी पार्टी के अंदर से ज्यादा दिक्कत थी। मैं कह रहा हूँ जब हमने वो टैकल किए हैं, आज भी चाहे वो कोविड हमने टैकल कर लिया, वो इसी बार का था। ये ठीक है, कोविड का प्रभाव दूसरे टाइप का था, लेकिन टैकल कर लिया। जाट ये जो किसान आंदोलन है ये हमने टैकल कर लिया है। तो छोट-मोट चीजें आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। आखिर तो डेमोक्रेसी में होता क्या है? डेमोक्रेसी में यही होता है कि जनता को अपनी आवाज उठाने का एक खुली छूट होती है, छूट मिलनी भी चाहिए, और छूट के बाद सरकार रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड करने के बाद कितना दम उस बात में है, अच्छी बात है, ठीक बात, तो हम लागू करेंगे। बट आप कॉन्फिडेंट हैं कि मनोहर लाल खट्टर 24 में के जनरल इलेक्शंस में हरियाणा से जितनी भी सांसद की सीट्स है उसमें से मेजोरिटी सीट्स जिता के भाजपा को जीते? देखिए, पहली बात तो यह है कि विश्वास करने का ना करने का कोई कारण नहीं है। कारण ये कि हमने जो जनता के हित में काम किए हैं जी, चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार ने किए हों, लोकसभा में तो चूंकि केंद्र सरकार के ही जो उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार ने किया है वही मुख्य रूप से सामने रखा जाता है। तो उसके अंदर जो मंथन चिंतन होगा उसमें जनता को हम याद कराएंगे। जनता निश्चित रूप से हमको जो है 10 की 10 सीटें देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले से ज्यादा अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से देगी। 1-2 सीटें पहले पिछली बार हमारी कम मार्जिन से आई, वो भी और ज्यादा मार्जिन से आएंगी। कास्ट बेस्ड सेंसस पे मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं? यूसीसी पे तो क्लियर है, आप कास्ट बेस्ड सेंसस पे आपका क्या है? बड़ा डेलिकेट है ये विषय, डेलिकेट है। लेकिन चूंकि कुछ वर्गों के कास्ट सेंसस हुए हैं, कास्ट सेंसस माने कैटेगरी का सेंसस, एससी कौन है, बीसी कौन है, बीसी ए कौन है, बीसी बी कौन है, लेकिन उन सब में भी जातियों का उल्लेख किया हुआ है, इन जातियों के लोग हैं, इसलिए वो कैटेगरी बेस्ड हुआ। और उसी में से कैटेगरी बेस्ड जितनी कैटेगरियां निकल गई, बाकी जो जनरल कैटेगरी होती है ऑटोमेटिकली उसमें आई जाता है। लेकिन आगे कास्ट बेस्ड करने के पीछे हेतु क्या है ये जरूर हमको समझना होगा। कुछ लोग इस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया। 3 C's, करप्शन, कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड क्राइम, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट। हाँ, और इन तीनों की जनक भी एक सी है, दैट इज कांग्रेस। तो 4 C हो गया? नहीं, वो तो इन तीनों को ठीक करना है, उसको समाप्त करना है। वो साउथी की ओर हो ही गया लगभग सारे देश में। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो अब हो ही गया। लेकिन मैं कम से कम इतनी बात जरूर सोचता हूँ, एकदम मुक्त नहीं, विपक्ष में जितनी जरूरत है उतनी तो रहना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। सशक्त विपक्ष तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ विपक्ष में जितनी जरूरत है उतनी होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी में ये भी कई बार गड़बड़ होती है। तो इतनी कांग्रेस बचेगी, जगह जगह बचती है, ऐसा नहीं कि नहीं बचती है। आगे चीजों को ठीक करने के लिए हमने 5S इस पर कंसंट्रेट किया हुआ। C से S पे, S बताइए। S माने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन। और इन 5 चीजों को करने के लिए अगेन वी नीड अस। और वो क्या? सुशासन। और वो आपको पूरा भरोसा है कि आप दे रहे हैं, कर रहे हैं। और इस सब से आपको लगता है कि आप दोबारा विजयी हो पाएंगे, लोगों को आप मतलब इम्पैक्ट डाल पाए हैं अपनी पॉलिसी से? लोग हमको जिताएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। लोग आपको जिताएंगे। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री
इनके 3 C's और 5 S को मत भूलिएगा। 3 C's एंड 5 S, और 3 C's के ऊपर एक चौथा ऐसा जो आप कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है उन 3 C's की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए।